नमस्ते बैंकिंग एस्पायरेंट्स। आज हम सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में एक नए टॉपिक को आज पढ़ेंगे। इस टॉपिक में क्या होगा कि जो पर्सन्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी पोजीशन है वो रैंडम होती है, यानी कि वो इनसाइड भी हो सकते हैं और आउटसाइड भी हो सकते हैं। देखिए, इससे पहले जो हमने अभी तक जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें जो कैरेक्टर्स की जो पोजीशन है वो या तो इनसाइड द सेंटर होती है या आउटसाइड द सेंटर होती है। वो हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन होता है, इसलिए हम पहली कंडीशन से अरेंजमेंट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस टॉपिक में क्या है, क्योंकि पोजीशन रैंडम है इसलिए हमें पहले सारी कंडीशंस पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद ही इसका जो हम पॉसिबिलिटी है वो बना के फिगर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये हार्ड क्वेश्चन में इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी 100% बनेंगी। हो सकता है आपको 2 फिगर या 3 फिगर भी बनानी पड़े या फिर उससे ज़्यादा फिगर भी बनानी पड़े। तो ये एक लेंदी क्वेश्चन है, साथ ही हार्ड क्वेश्चन भी पड़ता है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी बहुत है कि ये प्रीलिम्स में, चाहे वो क्लरिकल का हो चाहे पीओ का हो, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन नेग्लिजिबल ही आता है, नहीं आता एक तरह से। बहुत रेयर चांस है कि वो आएगा, 0.1% चांस है कि वो आएगा। तो अगर प्रीलिम्स में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आपके पास वहाँ पे 20 मिनट होते हैं और आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप अगर आप इस क्वेश्चन को लेके बैठ जाएंगे तो ये आपके 6 से 7 मिनट तो वैसे ही इसमें चले जाएंगे और हो सकता है आपका वहाँ पे सॉल्व भी ना हो। तो इतने 5 नंबर के लिए आप, अगर आपने 13-14 मिनट अगर आप अपने सिर्फ बाकी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के लिए रखते हैं तो सही नहीं होगा, इसलिए प्री में इसको अवॉइड कीजिए। लेकिन मेंस में क्योंकि क्वेश्चन हार्ड, आपको सोच के चलने कि क्वेश्चन हार्ड आएंगे, तो इसलिए ये वहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, ऐसा कुछ इसमें हार्ड नहीं है, अगर हम सीखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। तो मेंस में हमें ये सोच के चलना है कि सारी पजल्स और सारे अरेंजमेंट हैं वो हार्ड ही आने वाले हैं, तो ये उन हार्ड में से एक कम हार्ड क्वेश्चन हो सकता है, इसको सॉल्व करके हम नंबर ले सकते हैं। तो इसके जो पीओ के मेंस में आने के चांसेस तो बहुत ही ज़्यादा है और क्लरिकल के मेंस में भी ये आ सकता है। देखिए, जब मैं बैंकिंग का एग्ज़ाम उसकी बात कर रहा हूँ या मैं 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने की बात कर रहा हूँ रीजनिंग सेक्शन में, तो मैं यहाँ पे IBPS RRB की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि IBPS RRB तो आज तक मैंने कभी क्लियर नहीं किया और मैं उसी एग्ज़ाम की बात करता हूँ जो मैंने क्लियर किया है। जैसे कि IBPS का जो क्लरिकल होता है, जो पी होता है, और जो SBI का क्लरिकल होता है, और जो पी होता है उसका प्री। मेंस तो मैंने भी कभी क्लियर नहीं किया, लेकिन मैं खाली इन्हीं एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, मैं RRB की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे टाइम ज़्यादा होता है लेकिन वहाँ पे क्वेश्चंस भी ज़्यादा होते हैं। इस क्वेश्चन को हम मेंस में कर सकते हैं, तो आइए पहले इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि इसको कैसे करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि आगे कैसे करना है। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि 9 पर्सन्स, देखिए यहाँ पे इसने पहले ही 9 पर्सन्स दे दिए। देखिए, अब तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं, जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन किए हैं, चाहे वो इनसाइड के हों चाहे वो आउटसाइड के हों, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कैरेक्टर्स थे वो हमारे पास 8 थे। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि ये क्वेश्चन लेंदी भी होगा और हार्ड तो होगा ही, तो लेंदी के लिए उसने पहले ही 9 पर्सन्स दे दिए। 9 पर्सन्स में अभी तक हमने 8 पढ़े थे, अब 8 से ज़्यादा 9 आ गए हैं। तो 9 पर्सन ही कहता है कि LTKSMPRVW। अब हमारे पास पर्सन आ चुके हैं। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही मुझे पर्सन्स की काउंटिंग पता चलती है मैं फिगर बना लेता हूँ सबसे पहले, ताकि मुझे फिर अरेंजमेंट करने के लिए सीधे क्वेश्चन पढ़ना पड़े और फिर सीधे मैं अरेंजमेंट कर सकूँ। तो चलिए 9 पर्सन्स की फिगर बनाते हैं। अब 9 पर्सन्स की फिगर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप 8 पर्सन्स की फिगर बना लीजिए। ये देखिए 8 पर्सन्स की फिगर हो गई, ये सेंटर हो गया। और 9 पर्सन्स की फिगर बनाने के लिए बस आप एक यहाँ से एक हाफ लाइन ड्रॉ कीजिए। अब इसको काउंट कीजिए, ये 9 पर्सन्स हैं। अभी हमें पोजीशन पता नहीं है किसी भी की भी, तो अभी हम आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि दे आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर, सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर एंड सम अवे फ्रॉम सेंटर। यानी कि कुछ सेंटर के तरफ अपना फेस करके बैठे हैं और कुछ अवे फ्रॉम द सेंटर हैं। अब देखिए इस जो कंडीशन में हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ है, यानी कि सारी सारी जो कंडीशंस हैं उनको पहले पढ़ लेना है, क्योंकि हमें उसी से ही अंदाज़ा होगा कि क्वेश्चन को आगे सॉल्व कैसे करना है। अब ये यहाँ पे देखिए कंडीशंस हमें पॉइंट्स में मिली हुई है।
वैसे तो ये कंडीशन इस स्टेटमेंट में थी, पर क्योंकि मुझे आपको ये क्वेश्चन समझाना था तो इसलिए मैंने इनको पॉइंट्स में लिख लिया ताकि आपको करना ईजी हो जाए। अब देखिए इसको कैसे करते हैं पॉइंट्स में। देखिए कंडीशन अगर पॉइंट्स में हो तो आपको पढ़ना और उसको करना ईजी होता है मुकाबले अगर वो स्टेटमेंट में हो, क्योंकि अगर स्टेटमेंट में कंडीशन है तो बीच में अगर आपको पढ़ते समय जल्दी हो गई और एक कंडीशन छूट गई तो हमारी फिगर ही नहीं बनेगी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप आराम से कीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मेंस में आता है और मेंस में जो टाइम जो होता है हमारा करने के लिए वो हमें ज़्यादा मिलता है। तो ज़्यादा मिलता है तो इस क्वेश्चन को आराम से कीजिए, आराम से इसको समझिए। तो चलिए इसकी कंडीशन पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन है टी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ पी एंड सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एम। देखिए यहाँ हमें किसी भी कैरेक्टर की पोजीशन नहीं दी हुई है, लेकिन हमें ये बता दिए कि ये किस तरह बैठेंगे कि टी सिट थर्ड टू राइट ऑफ पी, यानी कि टी पी के थर्ड राइट में होगा और टी ही सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एम होगा। तो देखिए ऐसे इस सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं कंडीशन छोटी छोटी करके यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि मुझे बार बार कंडीशन पढ़नी ना पड़े, मैं यहीं से उसको टैली कर लूँ। मैं इसको ऐसे लिखूँगा कि टी पी के राइट में है, टी इज टी सिट थर्ड टू राइट ऑफ पी, यानी कि ये पी है, पी और टी के बीच में दो कैरेक्टर हैं और ये टी पी के थर्ड राइट में है। ये देखिए राइट में जा रहा है, ये राइट एरो लगा दिया। और टी ही एम के सेकंड लेफ्ट में है, यानी कि टी और एम के बीच में एक कैरेक्टर, पर ये एम से सेकंड लेफ्ट में आ रहा है, यानी कि एम से तो लेफ्ट में है और पी से राइट में है। तो अब ये कंडीशन हो गई फर्स्ट, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, पर अभी हमें इसकी पोजीशन पता नहीं है। तो चलिए आगे कंडीशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन है वी सिट 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम के हु इज़ 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम एल। अब देखिए यहाँ पे के की दो कंडीशन है कि वी सिट 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम के, और के बाद कॉमा है और कॉमा के बाद हु है। अगर ऐसा कुछ हो, अब यहाँ पे हु आ गया तो हु से पहले कॉमा है और कॉमा से पहले जो कैरेक्टर है उसी के बारे में बात होगी, यानी कि के ही 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम एल है। यानी कि अभी हमें इस कंडीशन को ऐसे ही रखना है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऐसा कैरेक्टर है नहीं जिससे हम यहाँ पे बैठा सकें, इसलिए अभी इस कंडीशन को हम ऐसे ही रखेंगे, इसको बाद में यूज़ करेंगे। थर्ड कंडीशन देखिए, ये एक बहुत ही मज़ेदार कंडीशन है, एस सिट टू द इमीजिएट राइट ऑफ डब्ल्यू एज वेल एज पी। यानी कि ये कह रहा है कि जो कैरेक्टर एस है वो डब्ल्यू और पी के दोनों के इमीजिएट राइट में है। देखिए यहाँ से आपको क्या अंदाज़ा लगता है, यहाँ से ये पता लगता है कि जो W और P की जो पोजीशन है, यानी कि जो उनकी डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। यानी कि अगर W इनसाइड होगा तो P आउटसाइड द सेंटर होगा, और अगर W आउटसाइड होगा तो P इनसाइड सेंटर होगा, क्योंकि S जो W और P है वो उन दोनों के बीच में आ रहा है। इसको देखिए ऐसे लिखिए, ये एक कैरेक्टर है ये W और यहाँ इस कैरेक्टर की जगह S आ रहा है, यानी कि S W और P के बीच में आ रहा है। तो इस तरह से अगर एक अंदर है तो एक बाहर होगा। नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, T एंड W फेसिंग द सेम डायरेक्शन एंड P एंड K आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। देखिए अब वो ज़रूर ऐसा एक कंडीशन देगा जिसमें वो कहेगा कि दो कैरेक्टर एक ही डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि T और W एक डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं और P और K एक डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं, यानी कि वो ब्रैकेट में इस तरह से देगा कि इफ़ T इज़ फेसिंग सेंटर देन W इज़ ऑल्सो फेसिंग सेंटर एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब कि अगर T फेसिंग सेंटर है तो W भी फेसिंग सेंटर होगा, और अगर W फेसिंग सेंटर है तो T भी फेसिंग सेंटर होगा, या फिर अगर T फेसिंग आउटसाइड सेंटर है तो W भी फेसिंग आउटसाइड सेंटर होगा। तो इस कंडीशन को इसने बता दिया है कि इन दोनों की पोजीशन सेम ही होगी, यानी कि अगर हमें W की पोजीशन मिल जाती है तो हम T की भी वहाँ से लगा लेंगे, और ऐसे ही अगर हमें P या K में से किसी एक की पोजीशन मिल जाती है तो हम दूसरे की पोजीशन अपने आप पता लगा लेंगे। तो देखिए अभी तक हमें किसी भी कैरेक्टर की यहाँ पे पोजीशन पता नहीं लगी है, तो हम आगे कंडीशन पढ़ेंगे। हो सकता है कि कंडीशन लास्ट कंडीशन में हमें कैरेक्टर की पोजीशन पता लगे, तो हम लास्ट कंडीशन तक आराम से इसको पढ़ेंगे। चलिए आगे करते हैं। देखिए फिफ्थ कंडीशन में ये कह रहा है कि R एंड S आर 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम V हु इज़ फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हमें एक कैरेक्टर की पोजीशन पता लगी है कि R एंड S आर 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम V। ये कह रहा है R और S V से 3 प्लेसेस अवे हैं, यानी कि दोनों के दोनों V से 3 प्लेसेस अवे हैं। पर V के बारे में इसने एक कंडीशन दी कि V हु इज़ फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। यहाँ हमें पता लगता है कि जो V है
वो सेंटर से बाहर की तरफ है। देखिए मैं ऐसे लिखता हूँ, आप कैसे भी लिख सकते हैं। देखिए कोई आपको सिखाएगा नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातें, ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी, खुद से खुद ही सीखनी पड़ेंगी। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि अगर कोई कैरेक्टर बाहर की तरफ है तो मैं पॉइंट लगा के बाहर एरो लगा देता हूँ, ताकि मुझे ध्यान रहे कि ये कैरेक्टर बाहर है। अब वी बाहर से बाहर है, ये हमें पता लग चुका है यहाँ से। और जो आर है, वी और आर के बीच में भी दो कैरेक्टर्स हैं, ऐसे ही वी और एस के बीच में भी दो कैरेक्टर्स हैं। इसने ये बता दिया वी इज़ आर एंड एस आर 3 प्लेसेस अवे, यानी कि उन दोनों के बीच में दो कैरेक्टर हैं। अब वो 3 प्लेसेस अवे का मतलब 1 2 3, ऐसे ही एस 1 2 3, इनके बीच में दो कैरेक्टर, इनके बीच में भी दो कैरेक्टर। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि S इज़ नॉट फेसिंग सेंटर। देखिए यहाँ से हमें S की भी कंडीशन पता लग गई, V की तो पता लग गई थी कि V बाहर है, ऐसे ही S भी, ये सेंटर है, सेंटर से बाहर है। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। देखिए दोनों को मैंने बाहर की तरफ लिख लिया। अब सेवन्थ कंडीशन है M सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ L हु इज़ फेसिंग सेंटर। अब देखिए ये लास्ट कंडीशन, सेकंड लास्ट कंडीशन में हमें पता लगा है कि M सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ L हु इज़ फेसिंग सेंटर। अब देखिए अरेंजमेंट करने के लिए कम से कम एक कैरेक्टर की जो पोजीशन है वो हमें पता होनी चाहिए, और साथ ही कम से कम एक कैरेक्टर्स के साथ उसका लिंक हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए M का L के साथ लिंक दे रखा है और L की पोजीशन भी हमें दे रखी है, L हु इज़ फेसिंग सेंटर और M सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ L। अब देखिए जब मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक ट्रिक अपने आप सीखी है। देखिए आप 10 जगह से देखिए, 10 जगह से सीखिए, पर आप ऐसी छोटी छोटी ट्रिक सीखिए जिनसे आपका क्वेश्चन ईजीली जो है वो सॉल्व हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 की ट्रिक मिला के चलिए, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो आप जब तक क्वेश्चनों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मौका नहीं देंगे, आपको ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स पता नहीं लगेगी। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि जब भी मुझे पता लगता है कि किसी की पोजीशन क्या है, तो मैं उसको अरेंज करने के लिए सबसे पहले इस बॉटम पे बिठाता हूँ। मैंने एल को यहाँ बिठाया, एल को यहाँ बिठाया और एल इज़ फेसिंग सेंटर है, एल इज़ फेसिंग सेंटर है। देखिए हमेशा एरो लगाते हुए चलनी है जब भी रैंडम का ऐसा क्वेश्चन आएगा, ताकि आपको क्वेश्चन में बाद में पता रहे कि कौन सा कैरेक्टर बाहर है, कौन सा अंदर की तरफ है। तो एल अंदर की तरफ है और एम सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल, एम उसके इमीडिएट राइट है, यानी कि एम कहाँ आएगा, एम आ गया यहाँ पे, इमीडिएट राइट आ गया। अब देखिए लास्ट कंडीशन ये कह रहा है कि एग्जैक्टली 3 पर्सन सिटिंग इन कॉन्जिक्यूटिव फेसिंग सेम डायरेक्शन। देखिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है कि एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल 3 पर्सन जो बैठे होंगे वो एक डायरेक्शन में होंगे, यानी कि एक डायरेक्शन में बिल्कुल 3 पर्सन बैठे होंगे। अगर 3 से ज़्यादा वो बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि कंडीशन हमारी यहाँ पे नलीफाई हो जाएगी। इसलिए अगर 3 से ज़्यादा कैरेक्टर बैठ रहे हैं तो वो हमारी फिगर गलत बन रही है। इस कंडीशन को हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे दो कैरेक्टर्स का अरेंजमेंट हो गया, एल और एम। अब हमें बाकी कैरेक्टर्स का भी अरेंजमेंट करना है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन पे ये क्या कह रहा था कि टी है वो पी के थर्ड राइट है और एम के सेकंड लेफ्ट है। अब देखिए एम यहाँ पे बैठा हुआ है, तो हमें पता है कि एम यहाँ पे है, तो हम और एम के कंडीशन हमें यहाँ पे है, तो जो कैरेक्टर यहाँ पे होगा ना उसकी कंडीशन हमें चेक करनी है कहाँ पे है, उसी कंडीशन को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है कि तो एम यहाँ पे है और एम की कंडीशन यहाँ पे है, तो एम को हम बैठाएंगे। तो कह रहा है कि एम के सेकंड लेफ्ट में टी होगा। तो देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है, अभी हमें एम की पोजीशन नहीं पता कि वो एम अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा, यानी कि इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा। इसलिए जब भी पोजीशन पॉसिबिलिटी बनती है तो मैं सबसे पहले पॉसिबिलिटी बनाता हूँ कैरेक्टर को कि वो अंदर की तरफ होगा। आप कैसे भी बना के चल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि वो साथ में दो फिगर बना के चलते हैं, दोनों को अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे अगर इनसाइड लगाएंगे तो दूसरे फिगर में आउटसाइड लगाएंगे, वो साथ ही बना के चलते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, वो उससे मेरे को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ऐसा लगता है कि दो क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अगर हो सकता है कि इसी पॉसिबिलिटी से ये फिगर कंप्लीट हो जाए, अगर इसी पॉसिबिलिटी से ये फिगर कंप्लीट हो रही है तो मैं नेक्स्ट फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए चेक करते हैं। ये कह रहा है कि टी है वो एम के सेकंड लेफ्ट में है, तो मैं एम को सबसे पहले क्या करूँगा, इनसाइड बनाऊँगा।
मैंने एम को इनसाइड बनाया, एम को मैंने इनसाइड बनाया, ये पॉसिबिलिटी 1 है। मैं इसको फर्स्ट पॉसिबिलिटी लिखता हूँ यहाँ पे। पॉसिबिलिटी 1 है, मैंने एम को इनसाइड बनाया तो टी कहाँ पे आएगा, सेकंड लेफ्ट, टी यहाँ पे आ गया, टी यहाँ पे आ गया। अब ये टी और पी के बीच में भी एक यहाँ पे एक कंडीशन है कि ये कह रहा है कि टी पी के थर्ड राइट में है। पी के थर्ड राइट में ये कब आ सकता है, देखिए पी के थर्ड राइट में आ सकता है ये जब पी यहाँ होगा। मैंने कहा था कि मैं पहले अंदर बनाता हूँ, तो मैं पी को अंदर बनाऊँगा। मैं हमेशा पहले सबसे पहले पॉसिबिलिटीज़ में कैरेक्टर की पोजीशन अंदर बनाता हूँ। ये आप अपने आप कैसे भी बना सकते हैं, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि मैं कैसे करता हूँ। देखिए ये आपको कोई आप पे ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि आप ऐसे ही कीजिए, आप क्वेश्चन करके देखेंगे, आपको जो ईजी भी लग रहा है उसी से आप करेंगे। मैं कैरेक्टर की पोजीशन हमेशा अंदर बनाता हूँ फर्स्ट पॉसिबिलिटी में, तो मैंने पी की पोजीशन अंदर बनाई। अब देखिए पी के थर्ड राइट में टी है क्या, बिल्कुल है, 1 2 3 यहाँ पे टी है। ये हमारी का जो कंडीशन है ये पूरी होती है। अब हमें देखते हैं आगे करना है। अब इसने एक कंडीशन हमने छोड़ी थी सेकंड वाली, उस पर आते हैं। ये कंडीशन इसने कही थी कि वी सिट 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम के हु इज़ 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम एल, यानी कि के जो है वो एल से 2 प्लेसेस अवे था और जो वी है वो 4 प्लेसेस अवे था के से। तो चलिए एल और के में एक कंडीशन बनाते हैं। तो देखिए एल के को एल से 2 प्लेसेस अवे रखना है, यानी कि उनके बीच में एक कैरेक्टर आना चाहिए। अब देखिए के यहाँ भी आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, और क्योंकि इसके बीच में एक कैरेक्टर है, और के यहाँ भी आ सकता है। हो गया एक प्लेस, अब 2 प्लेस अब हो गया, 1 2 1 2। अब इसने कहा था कि v है वो 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम के होना चाहिए। इसका मतलब v और के बीच में 3 कैरेक्टर आने चाहिए। अब देखिए v और के बीच में 3 कैरेक्टर कैसे आ सकते हैं। अगर मैं v को यहाँ पे रखता हूँ तो 1 2 3 3 कैरेक्टर आ रहे हैं v और के बीच में। अगर v के यहाँ पे है और v यहाँ पे है तो, और अगर के की जगह v आता है तो भी उसके बीच में 3 कैरेक्टर हैं, 1 2 3, यानी कि के और वी की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ हो सकती है। और देखिए एक वी की पोजीशन यहाँ भी हो सकती है। इसमें देखिए 1 2 3, इनके वी और के बीच में 3 कैरेक्टर यहाँ भी आ गए, यानी कि वी की 3 पॉसिबिलिटी हो गई, 1 2 3। मैंने देखिए पॉसिबिलिटी के लिए अभी अलग डायग्राम नहीं बनाया, क्योंकि मैं इसी में यहाँ पे स्लैश लगा के सॉल्व कर रहा हूँ के और वी को, देखता हूँ कि अगर ये सॉल्व होते हैं क्या। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो पढ़ते हैं हम। हाँ देखिए एक नेक्स्ट कंडीशन थी, एक सिंपल सी कंडीशन थी जिसे मैंने कहा था कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशन है कि एस सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू एज वेल एज पी, यानी कि जो एस है वो पी और डब्ल्यू के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों के राइट में होना चाहिए, यानी कि पी और डब्ल्यू दोनों की पोजीशन अपोजिट होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ हमारे पास पी तो है, यानी कि पी का राइट कौन सा होगा, पी का राइट होगा ये, यानी कि यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से एस आना चाहिए। और अगर यहाँ पे ऐसा आ रहा है तो पक्के से पक्का कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे डब्ल्यू आना चाहिए, पर यहाँ पे डब्ल्यू हमारे पास आ ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे तो के और वी ही आ रहे हैं। अगर के और वी को हम यहाँ से हटा देंगे तो और कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहाँ पे के और वी आ सके, क्योंकि के और वी के हमें बीच में पता है कि 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए, और यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स बन ही नहीं रहे। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे डब्ल्यू आएगा तो के और वी नहीं आएंगे, और के और वी नहीं आएंगे तो ये फिगर हमारी गलत हो जाएगी, यानी कि ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी। ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत होती है, यानी कि जो इनसाइड वाली पॉसिबिलिटी मैंने ली थी, जो मैंने फर्स्ट कैरेक्टर एम की इनसाइड वाली पॉसिबिलिटी ली थी, वो गलत हो जाती है। अब हम सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले आप 9 फिगर का डायग्राम बना दीजिए, 9 कैरेक्टर का डायग्राम बना दीजिए। ये 9 कैरेक्टर आ गए हैं, 9 कैरेक्टर आ चुके हैं। अब हम फर्स्ट स्टार्ट कर देंगे। हमको पहला दिया हुआ था जो हमने इस कंडीशन से लिया था कि एम सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल हु इज़ फेसिंग सेंटर। ये कंडीशन तुम्हें पता ही है कि एल अंदर है और एम इसके फर्स्ट राइट में, इमीडिएट राइट में है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
इस कंडीशन को मैंने उठाया था कि एम से टी है वो एम से सेकंड लेफ्ट में है, तो इस बार मैं क्या करूँगा, एम को बाहर की तरफ लूँगा। मैं अंदर की तरफ ले चुका हूँ, वो पॉसिबिलिटी गलत थी, तो इस बार मैं बाहर की तरफ लूँगा। मैं एम को बाहर की तरफ लेता हूँ तो टी देखिए कहाँ पे आएगा, टी इसके सेकंड लेफ्ट में होना चाहिए। इसका लेफ्ट कहाँ होगा, 1 2 यहाँ पर होगा, तो टी आ गया यहाँ पर। अब ये कहता है कि टी है वो पी के थर्ड राइट में होना चाहिए। तो देखिए पहले मैंने पी को इनसाइड लिया था, इस बार मैं पी को आउटसाइड लूँगा। पी को मैं आउटसाइड लेता हूँ तो देखिए कहाँ से, ये मैंने पी को आउटसाइड लिया, 1 2 3, 3 पे टी आ गया। तो पी का आउटसाइड लिया तो 3 पे टी आ गया, यानी कि हमारी 4 कैरेक्टर्स हमारे अरेंज हो चुके हैं। अब हम आगे करते हैं। अब हमारे पास अगर P है तो हमें P से एक कंडीशन गिवन थी, वही जो मैंने कहा था कि इंटरेस्टिंग कंडीशन है कि P और W के बीच में S होना चाहिए, यानी कि P और W दोनों का इमीडिएट राइट S यहाँ पे कंडीशन हमें दी हुई है। अब P का इमीडिएट राइट अगर S यहाँ पे आएगा तो पक्के से पक्का W यहाँ पे आएगा, यानी कि W का इमीडिएट राइट भी ऐसा होना चाहिए, P का इमीडिएट राइट भी। P का इमीडिएट राइट तो हो गया, अब W का इमीडिएट राइट होने के लिए W की जो पोजीशन है वो क्या होगी, W की पोजीशन वो अंदर होगी, यानी कि इनसाइड होगी। इनसाइड होते ही ये इसका इमीडिएट राइट हो गया। अब देखिए P की पोजीशन आउटसाइड होगी, W की पोजीशन इनसाइड हो गई है, यानी कि दोनों की पोजीशन अपोजिट हो चुकी है और S उनका दोनों का इमीडिएट राइट है। यहाँ से हमें पता लग गया। और देखिए यहाँ मैंने लिखा था कि S की पोजीशन है वो आउटसाइड है, तो यहाँ से हमें S की पोजीशन भी पता लगती है। इसलिए साइड में लिखना आसान रहता है ताकि हमें यहीं से अपना ओवरव्यू मिल सके और हम कैरेक्टर्स और कंडीशन दोनों को फुलफिल कर सकें। तो ये हमारे पास ये मिल चुका है। अब देखिए एक कंडीशन और लगाते हैं जिसमें हमें L को यूज़ आ रहा हो। L का यूज़ देखिए किस कंडीशन में आ रहा है। एक कंडीशन थी कि V sits 4 places away from K who is 2 places away from L। तो देखिए L से K को 2 places away रखना है, तो देखिए उन दोनों के बीच में एक कैरेक्टर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 1 एक कैरेक्टर यहाँ पे है तो K यहाँ पे आ सकता है, ऐसे ही 1 K यहाँ पे आ सकता है, दोनों के बीच में एक कैरेक्टर है, ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी को मैंने अभी ऐसे लिख लिया। अब ये कह रहा है कि V और K के बीच में 3 कैरेक्टर आने चाहिए। अब देखिए V यहाँ पे आ सकता है, ये मैंने स्लैश लगा के V लिख दिया, तो 1 2 3 यानी कि V और K के बीच में 3 कैरेक्टर हैं। और अगर K की जगह मैं V लिखता हूँ, इसको मैंने स्लैश लगा के लिख लिया, तो 1 2 3 इनके बीच में भी 3 कैरेक्टर हैं, यानी कि देखिए दोनों की दो पॉसिबिलिटी बन गई है। V यहाँ भी हो सकता है, V यहाँ भी हो सकता है, ऐसे ही K यहाँ भी हो सकता है, K यहाँ भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, इसके लिए मैंने नई फिगर नहीं बनाई है। इतनी सी पॉसिबिलिटी के लिए हम नई फिगर नहीं बनाएंगे, इसको हम स्लैश लगा के भी लिख सकते हैं। तो आप जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं आएगा, तो आप क्वेश्चन कीजिए, आपको छोटी छोटी बातें पता लग जाएंगी। तो कुछ अगर कटेगा इन दोनों में से तो हम यहीं पे काट देंगे। हम अगली कंडीशन पे फोकस करते हैं। अगली जो कंडीशन है वो क्या कहती है, देखिए चलते हैं। अगली कंडीशन यहाँ पे कह रही थी, ये कंडीशन मैंने ऐसे लिखी थी कि V और R के बीच में भी 2 कैरेक्टर होने चाहिए। और क्योंकि अब हमारे पास V आ चुका है तो हम V के साथ जो कैरेक्टर होगा उसकी कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि जो इस फिगर में कैरेक्टर आता जाएगा उसके साथ हम कंडीशन लगाते जाएंगे। तो V और R की कंडीशन लगाएंगे और V और S की कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि V हमें पता है, चाहे वो पॉसिबिलिटी में पता हो लेकिन हमें पता है। क्योंकि अब V और R के बीच में देखिए 2 कैरेक्टर हैं, ऐसे ही V और S के बीच में 2 कैरेक्टर हैं। चलिए इस वाले V को देखते हैं। V और S के बीच में 2 कैरेक्टर होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक ही कैरेक्टर आ रहा है, तो यानी कि V यहाँ पे नहीं आएगा। देखिए ये कंडीशन यहाँ पे शुरू में ही नलीफाई हो जाती है, क्योंकि V और S के बीच में 2 कैरेक्टर आने चाहिए, यानी कि V यहाँ पे नहीं आएगा। V को यहाँ पे कैंसिल कीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा, K आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, तो पक्के से पक्का यहाँ पे K नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, V आएगा। देखिए शुरुआती में ये कंडीशन एकदम जो है हमारी फुलफिल हो जाती है, हमें अगली फिगर बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो अब देख लेते हैं V और R की कंडीशन और V और S की कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या। देखिए V और S में 2 कैरेक्टर बीच में होने चाहिए। अब देखते हैं 1 और 2, बिल्कुल V और S में 2 कैरेक्टर बीच में है। ऐसे ही देखते हैं V और R में है क्या, V और R में 1 2, तो पक्के से पक्का R यहाँ पे आएगा। V यहाँ पे है और उनके बीच में 2 कैरेक्टर होने चाहिए, तो R यहाँ पे आएगा। हमें पता लग गया। और यहाँ से हमें पता लगा था कि V बाहर है, मैंने लिख लिया था।
तो वी फेसिंग आउटसाइड, वी की जो पोजीशन है वो भी हमें पता लग गई है। तो वी बाहर है, वी से हमें पता जो है वो पता लग चुका है। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ से देखिए फोर्थ कंडीशन मैंने आपको यहाँ से देखिए, इसने कहा था टी एंड डब्ल्यू आर फेसिंग सेम डायरेक्शन और पी एंड के आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब अगर टी एंड डब्ल्यू में से हमें एक पता लगता है तो हम दूसरी डायरेक्शन में पता लगा लेंगे। ऐसे ही पी और के में से अगर हमें एक की डायरेक्शन पता लगती है तो हम दूसरी डायरेक्शन पता लगा लेंगे। तो हमें यहाँ देखिए टी और डब्ल्यू में से डब्ल्यू की डायरेक्शन पता है, डब्ल्यू अंदर है तो पक्के से पक्का टी भी अंदर होगा। ऐसे ही पी और के में देखिए पी की डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो के की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होनी चाहिए। के यहाँ पे था तो के की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होनी ही चाहिए। ये हमें कंडीशन यहाँ से बता रहा है। तो अभी तक हमें सारे कैरेक्टर हमारे अरेंज हो चुके हैं, सबकी डायरेक्शन आ चुकी है सिवाय आर के। आर की डायरेक्शन नहीं आई है तो आर की डायरेक्शन के लिए उसने एक कंडीशन और दी थी। वो कंडीशन बहुत इंटरेस्टिंग थी और उस कंडीशन को हम कई बार छोड़ भी देते हैं कन्फ्यूज़न में। तो आप उस कंडीशन को देखिए। उस कंडीशन से वो क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली 3 पर्सन्स आर सिटिंग इन कंजिक्यूटिव्स फेसिंग सेम डायरेक्शन, यानी कि वो बिल्कुल साथ साथ 3 कैरेक्टर एक ही डायरेक्शन में बैठे होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि जो साथ में बैठे हों 3 कैरेक्टर्स, उनकी डायरेक्शन एक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए कि एल एम ये तो अलग डायरेक्शन में है, ऐसे ही एम वी और एम दोनों सेम है पर ये दो ही हैं। यहाँ पे टी डब्ल्यू ये दोनों अलग हो गए। यहाँ पे देखिए एस पी और के तीनों की डायरेक्शन बाहर की तरफ है और तीनों साथ बैठे हैं, यानी कि इनसे ज़्यादा जो अगला करेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में आ ही नहीं सकता। इसका मतलब इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता, मतलब बाहर की तरफ नहीं आ सकता, यानी कि आउटसाइड नहीं आएगा तो क्या आएगा, इनसाइड आएगा। देखिए यहाँ से हमें आर की डायरेक्शन भी पता लग गई है। अब हमारे पास सारे कैरेक्टर्स अरेंज हो चुके हैं, सबकी डायरेक्शन हमें पता लग चुकी है। अब हमारे पास जो फिगर है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, यानी कि यहाँ से हमें फिगर हमें कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन लेंदी था, बिल्कुल लेंदी था, और ये क्वेश्चन हार्ड तो था, कम हार्ड था, लेकिन इससे ज़्यादा हार्ड भी आते हैं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था ये क्वेश्चन लेंदी और हार्ड होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन है, आपको मेंस के लेवल को लेकर चलना है। और मेंस में वो कभी भी इजी क्वेश्चन नहीं देगा, वो हमेशा हार्ड क्वेश्चन देगा, और अगर हार्ड नहीं देगा तो इतना लेंदी क्वेश्चन देगा कि आपका टाइम वेस्ट हो। वहाँ हमें अपने टाइम को सेव करना है, क्योंकि एग्जामिनर को हमारा टाइम कम करना है, वो हमसे हमारा टाइम लेगा तो हमसे उसके नंबर लेंगे, तो बात इक्वल हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चन को करना है तो आपको क्वेश्चन जो पीडीएफ है वो सॉल्व करने होंगे, डेली ही क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। जितनी पॉसिबिलिटीज़ आप कम कर सकें वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप कम से कम पॉसिबिलिटी बनाने के लिए आपको मार्क्स ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि जो फिगर्स हैं, वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। आप एक फिगर में ही अपने दिमाग में रख के सॉल्यूशन करते जाएंगे। तो इसलिए ये देखिए, मैंने इसलिए ही कहा था कि ये सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का एक लेंदी और हार्ड टॉपिक है। तो आज हमने सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के सारे टॉपिक कर लिए। देखिए मैं आपको है ना छोटी सी एक वीडियो बना सकता था, लेकिन क्योंकि छोटी वीडियो में ये सब कुछ समझ में आने वाला बात है नहीं, और वैसे भी एक दिन में तो ये समझ आने वाली बात है नहीं। मैंने आपको एक बार बता दिया तो ऐसा नहीं कि आप इसको कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए, इसमें एक्सपर्ट बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। इसमें बस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए मैं रीजनिंग में अच्छे मार्क्स लाता हूँ, मैं और किसी सब्जेक्ट में मेरी इतनी जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। तो मैं आपको रीजनिंग की टिप्स बता रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेंस में एज अ क्वेश्चन पक्के से पक्का आएगा। आप सोच के चलिए कि ऐसा आएगा ही आएगा, इससे हार्ड भी आ सकता है, पर एज अ क्वेश्चन तो आप मान के चलिए। तो ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर बनाइए। चलिए आगे मिलते हैं। थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए।